स्वागत है माई एचपी प्रोग्राम में। जैसा कि हम जानते हैं, हर ट्यूसडे को कुछ ना कुछ हम नया हेल्थ के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, एवन एकेडमी के माध्यम से हम सीखते हैं। और सबका स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और एक नए प्रोडक्ट को हम आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही हमारी बास्केट में, हमारी बिलिंग में आने वाला है। यानी कि इसी महीने हम एक नए प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट बास्केट में ऐड ऑन कर रहे हैं। और जो कि मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, सभी के लिए बहुत बड़ा, उनकी हेल्थ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। उनकी लाइफ में, उनके हेल्थ स्पैन में क्वालिटी लाइफ को बढ़ा सकता है। और एक ऐसा अपग्रेडेड प्रोडक्ट हम लेके आए हैं जो कि आज मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी की ज़रूरत है। सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है हीमो14। जैसा कि उसका नाम है हीमो, यानी कि हीमोग्लोबिन। 14 जो यहाँ पे इंडिकेटर है, वो इसमें पाए जाने वाले इनोवेटिव इंग्रेडिएंट जो 14 नंबर में है। आ, लगातार हम जनरल प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड। आयरन एंड फोलिक एसिड, माय डियर फ्रेंड्स, एक टाइम पे हमारे हीमोग्लोबिन को उस तरीके से बढ़ा देता था जिस तरीके से हम चाहते थे। यानी कि उसमें बूस्टअप देने में हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करता था। बट आज हमारी जो बॉडी की टाइप है, उसकी अदर डेफिशिएंसी हैं, या बात करें अदर जो प्रॉब्लम एसोसिएट हैं हमारे शरीर के साथ, हमारी बॉडी के साथ, हमारी फिजियोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, मेटाबॉलिक कंडीशन में हमारे चेंजेस आ रहे हैं, तो इन वजह से हमारी आयरन की डेफिशिएंसी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और आप देखेंगे एनीमिया जो है वो बहुत प्रिविलेंट हो गया है आज। और खासकर वुमेन्स में तो बहुत बड़ी इसकी, मैं मानता हूँ कि हर वुमेन्स में इसकी एक नीड है, इस प्रोडक्ट की, इस सप्लीमेंट की, या आयरन फोलिक एसिड उनको ज़्यादा भी चाहिए। बट क्या अकेला आयरन एंड फोलिक एसिड से हम अपने हीमोग्लोबिन को बूस्टअप दे सकते हैं, आरबीसी को बूस्टअप दे सकते हैं? या एक ऐसा हार्मोन जो हमारे आरबीसी फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, जिसको हम ईपीओ बोलते हैं। जैसे मसल बनाने में इंसान को, मेल को टेस्टोस्टेरोन चाहिए, ऐसे ही आरबीसी को बनाने के लिए आपको एक हार्मोन चाहिए जिसका नाम है ईपीओ। सो इराइथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन है, वो हो सकता है आपको स्ट्रेस हो सकता है आपको आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, कई कारणों से ईपीओ आपका कम बनता है, और जिसके कारण आपकी आरबीसी काउंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, मेच्योर नहीं हो पाते। और धीरे धीरे हमारा जो स्टेमिना है, एनर्जी है, इम्यूनिटी है, वो हमें कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है। जो लोग एनीमिक होते हैं जर्नली, उन लोगों में सबसे पहला सिम्टम्स आता है यदि वो थोड़ा सा भी भाग लेते हैं, थोड़ा सा एकदम से भागना पड़ जाए, तो उनकी सांसें फूलने लग जाती हैं। पहला साइन है कि उसके उस आदमी में कहीं ना कहीं आयरन की कमी है, कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी है। यदि आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, एक माले से दूसरे माले पे, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पे स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता है, और आपको लगता है कि आप हाफने लग जाते हैं, आपको सांसें चढ़ रही हैं, तो ये इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 और कुछ अदर मिनरल साइंस की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आपका लो स्टेमिना इंडिकेट करता है। और यदि आपकी स्किन येलोइश है, आपके नाखून भी पहले येलो कलर के हैं, तो ये भी एक आपको आयरन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। आपको बार बार में सर्दी, खांसी, जुकाम लगता है, तो ये भी एक आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, बार बार में नाक बहना। इसके अलावा यदि आपको, आपकी बॉडी में आपको अनइवन ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ऐसे केस में जिसमें आयरन की कमी है, तो आपकी बॉडी में आपको ज़्यादा ठंड लगती है, तो ये भी एक आयरन, फोलिक एसिड की और विटामिन बी 12 की कंबाइंड डेफिशिएंसी हो सकता है। तो ये आप पूरा दिन ये लगेगा, फटीग टाइप का फील करेंगे, लो एनर्जी फील करेंगे, सुस्ती सी छाई रहेगी। ये बेसिक इंडिकेशन है हमारे आयरन की डेफिशिएंसी के और एनीमिया के। ये बेसिक हमारे बेसिक एक तरीके से सिम्टम्स आते हैं। तो एक पीपीटी के थ्रू हम इसको डिस्कस करने वाले हैं।
आइए इसको पूरा, ये प्रोडक्ट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एस्टोनिया वन लेके आया है। सो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। मैं आईपैड से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। लेट्स डिस्कस। हाँ, कौन से वाला प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट का नाम है हीमो14। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अनीमिया के बारे में। देखिए, अनीमिया का मतलब है कि आपकी शरीर में, आपके ब्लड में आरबीसी, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, या हीमोग्लोबिन जो जर्नली इंडिकेट किया जाता है एचबी, जैसे हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं तो एचबी कितना है, ये यदि बिलो द लिमिट आ जाए, बिलो द लिमिट आ जाए तो हम इस कंडीशन को एनीमिया बोल देते हैं। सो इसके कारण आपकी बॉडी में जो आप सांस के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसकी कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है। यदि आपका एचबी डाउन है, एचबी डाउन हो गया है, और जो ब्लड है, ब्लड में आप सांस के थ्रू जब ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये जो आरबीसी है ये इसको बाउंड नहीं कर पाती, O2 इसके साथ बाउंड नहीं हो पाता, और बाउंड नहीं हो पाता तो ये बॉडी के अदर ऑर्गन्स में ट्रेवल नहीं कर पाता, और आपकी बॉडी में पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आप लो फील करेंगे। बिना ऑक्सीजन के आपकी बॉडी की सेल जिंदा नहीं रह सकती, और वो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन बाउंड होके जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप जर्नली सांस ले रहे हो, सांस लेते ही पूरी बॉडी में, ये सांस जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, इसमें ये ऑक्सीजन फिल्टर होके सीधा हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड के थ्रू ब्लड में इसको हीमोग्लोबिन जो होता है, एचबी जिसको बोलते हैं, वो ऑक्सीजन को ऐसे बाउंड कर लेता है और पूरे शरीर में इसको ट्रेवल करवाता है। यदि एचबी कम है तो ऑक्सीजन कम जाएगी, और ऑक्सीजन कम जाएगा तो आपकी सेल, समझ लीजिए, सांस कम ले रही है, और सांस कम ले रही है तो आपको लो स्टेमिना हो जाएगा, आपकी एनर्जी कम रहेगी, इम्यूनिटी कम रहेगी। ये चीजें आपको जनरली देखने को मिलती हैं। सो फटीग रहता है, वीकनेस, आपकी स्किन येलो हो जाती है, ब्रीथ आपकी शॉर्ट हो जाती है, और डिजीनेस रहती है। तो यहाँ पे अनीमिया भी बहुत टाइप का होता है। कुछ लोग अनीमिया को देखते हैं ओनली आयरन की डेफिशिएंसी, जो कि मोस्ट कॉमन भी है। और यदि आप देखे जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसी भी एक इंग्रेडिएंट की को देख उठा के देखें और उसकी कमी को देखा जाए कि वर्ल्ड में किस चीज की कमी है सबसे ज्यादा, वो आयरन एक ऐसा मेटल आयन है जिसकी कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है इंसानों में। इसकी कमी से आपका एनीमिया हो सकता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है। और विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 भी कम हो जाए तो इसको परनीसियस अनीमिया बोलते हैं, इससे भी अनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक अमीनिया होता है जब आपका बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो कहाँ होता है, ये आपकी हड्डी थी, ये आपकी हड्डी थी, इसके जो अंदर का जो रेड कलर का हिस्सा होता है, इसको हम बोन मैरो बोलते हैं। यहीं पे आरबीसी आपकी बनती है, और ये स्प्लीन एक हमारा ऑर्गन होता है, उसमें आके आरबीसी मैच्योर होती है। और किडनी, किडनी में एक हार्मोन बनता है जिसको ईपीओ बोलते हैं। ईपीओ बोन मैरो को मैसेज देता है आरबीसी बनाओ, और आरबीसी बन के स्प्लीन में आके मैच्योर होती हैं, और वो मैच्योर होके हमारे शरीर का एक तरीके से अभिन्न हिस्सा होती हैं। तो ब्लड एक टिश्यू है, ब्लड कोई एक सिंगल सेल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल एक तरीके से आप इसमें देख पाते हो।
लाइक वाइट ब्लड सेल है, WBC हैं, RBC है, या अदर्स जो हॉर्मोन्स हैं, आपके अदर्स जो सेल हैं इसमें, उसके कारण इसको हम टिश्यू बोलते हैं, ब्लड इज बेसिकली। सो बोन मैरो में ना बनना, वो भी। हीमोलाइटिक का मतलब है, लाइटिक मतलब किसी चीज को काट देना। हीमोग्लोबिन का, आरबीसी ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयड बाय फास्टर देन, जितनी बन रही है उससे ज्यादा वो डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। ये भी कई कंडीशन के कारण। एक जेनेटिकली बीमारी होती है जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। रेड ब्लड सेल जो है राउंड शेप की होती है, तो इसमें ऐसे ही शेप की हो जाती है, यानी कि ये सिकल सेल एक तरीके से जो दरात होता है वैसी सेल की ये बन जाती हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जब वो अपनी शेप खो जाए और इस शेप की हो जाए। तो ये सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। सो यहाँ पे इंडिया में जो प्रेवलेंस है इसके, जो सबसे ज्यादा, मैं पहले भी बता रहा था, आयरन इज द मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स जो ग्लोबल लेवल पे जिसको नोटिस किया गया है। सो अब 15 से 19 साल के लोगों में यदि देखा जाए तो गर्ल्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इस एज में पीरियड्स साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और ब्लड का लॉस हर महीने होना, और लो डाइटरी इनटेक करना, और न्यूट्रिशन पूरा ना होना, इसकी वजह से आज की गर्ल्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यंग जो गर्ल्स हैं। इसके अलावा बॉयज में तो एक 31% है, जस्ट बिकॉज पीरियड साइकिल का एक डिफरेंस है मेल और फीमेल में, उसकी वजह से ये डिफरेंस है। वोमेन जो 15 से 49 साल के बीच में है उनको 57% प्रिवलेंस है, और प्रेग्नेंट वोमेन में 52%। और मेन की बात की जाए तो यहाँ पे 25% आयरन की डेफिशिएंसी होती है मेल में। तो यानी कि फीमेल में ऑलमोस्ट ये डबल से ज्यादा की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और ये इसके कॉजेज जो होते हैं आयरन की डेफिशिएंसी, जैसा हम जानते हैं, पुअर डाइट, ब्लड लॉस, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, क्रोनिक डिजीज, किडनी की बीमारी है तो ईपीओ नहीं बनेगा। ईपीओ चाहिए, ये हार्मोन है, ये आरबीसी बनाने के लिए ये आपको हार्मोन चाहिए। किडनी में ही होता है, किडनी की बीमारी में अक्सर आप किडनी के पेशेंट को देखेंगे तो एनीमिया उनमें मिलता है, खून की कमी मिलती है। कैंसर की बीमारी में भी आप देखेंगे आपका आरबीसी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, एंड लाइक हीमोग्लोबिन भी आपका डिप्लीट करना स्टार्ट करता है। हैवी पीरियड साइकिल की जो ब्लीडिंग है ऐसी फीमेल्स में उनको भी देखने को मिलेगा ज्यादा। प्रेगनेंसी में भी फीटस की डेवलपमेंट में आयरन फोलिक चाहिए आपको, तो उसकी प्रेगनेंसी में भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और आयरन की डेफिशिएंसी से ये देखने को जनरली देखने को मिलता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। यदि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, हेयर फॉल ज्यादा अनवांटेड हो रहा है, और आप स्टेयर चढ़ते ही या हल्का सा तेज चलते ही, हल्का सा भागते ही, दौड़ते ही सांस चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। तो अपनी डाइट में आयरन और प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आप हेयर फॉल को आप एक तरीके से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा पुअर एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी यदि बॉडी, तो आप खा रहे हैं बट आपके पेट से गट लाइन से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तब भी आप में एनीमिया होने के चांसेस हैं। गट डिसऑर्डर, जिसका पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हाइपर एसिडिटी रहता है, बाउल आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, लीकी गट है, इस कंडीशन में आपको पेट जिसका खराब रहता है उस केस में भी आपको अनीमिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। और आज तो आप जानते हैं गट हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। तो कुछ लोग हमारे लाइक, जैसे हम ब्रेन वाले प्रोडक्ट में भी प्रोबायोटिक ऐड करते हैं, हार्ट वाले प्रोडक्ट में भी प्रोबायोटिक ऐड करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं जी ब्रेन में और हार्ट में क्यों प्रोबायोटिक? इसलिए बिकॉज आपकी जो डाइट है उस वो आपका जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं फूड के थ्रू, वो आपके गट हेल्थ पे बहुत बड़ा डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या उससे आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचा पा रहे हैं। यदि वो सही नहीं है
तो आप खा रहे हैं पर शरीर में वो लग नहीं रहा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मैं खाता बहुत हूँ बट शरीर में नहीं लगता। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ डाइजेशन लाइन पे, डाइजेस्टिव ट्रैक पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में प्रोबायोटिक एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो प्रोबायोटिक एड ऑन करते हैं मैक्सिमम चीज़ों में, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने में। सो यहाँ पे बोन मैरो डिसऑर्डर भी हो सकता है, जहाँ पे ये आरबीसी बनती हैं हड्डी के बीच वाले पोर्शन पे। इसमें भी कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से भी आपके अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। सो अनीमिया यानी कि आरबीसी काउंट कम ही आपको मिलेंगी ब्लड में, और जो नॉर्मल है उसमें ही आरबीसी ज्यादा मिलेंगी, राइट। सो इन दिस वे हम यदि बात करें तो देखिए, इन्फ्लामेशन का अनीमिया के साथ बहुत बड़ा एक तरीके से लिंकअप है। इन्फ्लामेशन होता क्या है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। अब आपको ये यहाँ पे तो देखो ब्लड की ये आपको वेन्स और आर्टरीज और वेन्स दिखती हैं हाथ पे। पर मैं ये कहता हूं जैसे सपोज करो यहाँ पे आपकी किडनी है, यहाँ पे किडनी है, अब किडनी में भी छोटे छोटे सेल हैं, छोटे छोटे एरिया हैं, ब्लड तो इसको भी चाहिए ना। तो यहाँ बिल्कुल फाइन, बिल्कुल फाइन, मैं इससे भी नहीं बना पा रहा, इतनी फाइन कैपिलरीज होती हैं जिसको हम माइक्रो फिल्ट्रेशन बोलते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन बोलते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन। यदि बॉडी में हल्का सा भी सूजन बढ़े अलग अलग एरिया में, तो हमारे मेन ऑर्गन्स के उन हिस्सों में खून कम जाना स्टार्ट हो जाता है जहां हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, आपके हार्ट में। तो जिसके कारण हमारी हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी कम होती है। और इन्फ्लामेशन जो है वो बेसिकली, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो करता क्या है, वो एक ऐसा केमिकल बनाता है, साइटोकाइनेज, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। अब इन्फ्लामेशन किस चीज से होता है? इन्फ्लामेशन कम सोते हैं उससे भी इन्फ्लामेशन, टाइम पे नहीं खाते, टाइम पे नहीं सोते, इन्फ्लामेशन होगा। ज्यादा फ्राइंग ऑयल खा रहे उससे भी इन्फ्लामेशन होगा, ज्यादा फ्राई फूड फूड खा रहे उससे भी इन्फ्लामेशन होगा, ज्यादा आप शुगर इंटेक कर रहे हैं उससे भी इन्फ्लामेशन होगा। सोडा ड्रिंक है, पेस्ट्री है, बेकरी है, स्वीट्स हैं, ये क्या है? ये सारे इन्फ्लामेटरी फूड हैं। चिप्स हैं आपकी, फ्रेंच फ्राइज हैं, फास्ट फूड है, ये इन्फ्लामेटरी फूड होता है। अब अच्छा फूड कौन सा होता है? मोटे अनाज से बना फ्रूट्स, सब्जियां, ये क्या है? ये नॉन इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, बल्कि इन्फ्लामेशन होने से बचाते हैं आपको। सैलेड, फ्रूट्स, ये सारी चीजें। सो यहाँ पे साइटोकाइनेज इन्फ्लामेशन के कारण बनता है, और ये आयरन को अब्जॉर्ब होने से एक तरीके से बचा देता है, जिसके कारण हम इन्फ्लामेशन हमें एनीमिक कर सकती है। सुप्रेस रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बोन मैरो में यदि जो आपकी रेड ब्लड बननी थी, आरबीसी बननी थी, उसको ये एक तरीके से कमजोर कर देता है उस पर्टिकुलर चीज को, और जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। एक हिपसिडिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो आयरन के ट्रैप द आयरन इन स्टोरेज, स्टोरेज में ही रख देता है और अनअवेलेबल कर देता है ब्लड फॉर्मेशन को। अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगा तो ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो इन्फ्लामेशन बहुत बड़ी चीज है जो शरीर को कहीं ना कहीं धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट करती है। तो इसलिए 6 घंटे की नींद, ज्यादा पानी, फ्रूट सैलेड, मोटा अनाज, प्रोबायोटिक चीजें, सैलेड, ये सारी चीजें लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द मैदा है, चीनी है, रिफाइंड ऑयल है, फ्राई चीजें हैं, और बार बार में खाना, ये सारी चीजें क्या हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग अब सोचते हैं कि सर आयरन फोलिक से काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला। बॉडी में इन्फ्लामेशन है, बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो वो आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं करने देगी।
सो ऐसे केस में आपको आयरन की किस फॉर्म, आप कौन सी फॉर्म ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पे गट हेल्थ, यदि आपका पेट खराब होता है तो कैसे आप में खून की कमी हो सकती है। पुअर गट हेल्थ की वजह से आपका आयरन का, फोलिक एसिड का और B12 का एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आप एनीमिक हो सकते हैं। गट कंडीशन जैसे इरिटेबल बाउल जो डिजीज होती है, सीलिएक प्रॉब्लम है, फूड एलर्जी है किसी को, वो इंटेस्टाइन जैसे आपकी ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, यदि मैं कलर को थोड़ा सा डिफरेंट करूं, ये इनर लाइन जो है इसको डैमेज कर देते हैं, डैमेज हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, और यहाँ से इरिटेशन होता है, और बहुत सारे मेटल आयन, आयरन जैसी चीज, B12 जैसी चीज, फोलिक एसिड जैसी चीज, बायोटिन जैसी चीज, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और हमारे शरीर में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये आप ज्यादा सैलेड खाएंगे, फाइबर खाएंगे, दही खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे तो ये इनर लाइन बहुत अच्छी रहती है। और प्रोबायोटिक इसको, प्रोबायोटिक क्या करते हैं, इसको रिपेयर करने का काम कर देते हैं, इसको रिपेयर कर देते हैं, और रिपेयर करने के बाद यहाँ से फिर से दोबारा से एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो इम्बैलेंस गट बैक्टीरिया जिसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, वो उसको डिसबायोसिस बोलते हैं उस कंडीशन को, वो भी आपके न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में बड़ी हेल्प करते हैं प्रोबायोटिक। बट वो डिस बैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी एनीमिक, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, जीवन का इसी पे आधार टिका हुआ, हम जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, हम कैसे जिंदा हैं, हम जिंदा कैसे हैं कि हम ऑक्सीजन हमने ली सांस में, ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स में, लंग्स में मिलती है ब्लड में, ब्लड के से जाती है सेल में, सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको जर्नली पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जैसे ये सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था, यहाँ एक तरीके से पावर हाउस ऑफ, ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ पे गई, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे आपने जो खाया था उससे बना हुआ था ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज पे ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया पे अटैक करती है और ग्लूकोज टूट जाता है पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। अब आप लेते ऑक्सीजन हो और छोड़ते कहाँ पे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से आए, ये लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया था। जैसे आपके घर में चूल्हा है होता है, लकड़ी कहाँ पे जाएंगी, चूल्हे में, तभी आप खाना पका पाएंगे। ऐसे ही हमारा ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके यहाँ पे कुछ एंजाइम की हेल्प से ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन करती है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी। ये एनर्जी है एटीपी, यही फाइनल जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हाथ हिला पा रहे हैं। असली में जो ग्लूकोज है इसमें कन्वर्ट होता है, और एक ग्लूकोज मोलिक्यूल 32 एटीपी बनाता है। और जैसे हमारी उम्र कम हो जाती है तो हम 32 की बजाय ये कम होना स्टार्ट हो जाता है, किस उम्र के हिसाब से, 20, 18। इसलिए हम जब जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी यंग एज में तो बहुत एनर्जी हमें दिखती है, वेट हम ज्यादा उठा पाते हैं, दौड़ ज्यादा पाते हैं, सांस कम चढ़ते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे ही हमारे सांस ज्यादा चढ़ते हैं, वेट उठाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। रीजन क्या है कि हमारा ग्लूकोज पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे अब भाई साहब जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें एक चीज और बनती है, उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल का मतलब है ये एक तरीके से आतंकवादी है, इसको जो फंसेगा उसी को ये हिट करेगा, उसी को ये डैमेज पहुंचाएगा। अब ये डैमेज कैसे, कि ये किसी भी सेल पे अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, और सो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, अंदर जाएगा तो ये सेल को बीमार कर सकता है, तो ऐसे करके डैमेज करता है। अभी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मैंने क्या बोला था, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, डेटिव ऑक्सीजन का के कारण जो रिएक्शन हुई, इसके कारण स्ट्रेस जो आई है, स्ट्रेस किस फॉर्म में, फ्री रेडिकल फॉर्म में जो स्ट्रेस आई है, उस यदि ये होगी तो ये हमारी आरबीसी को, क्योंकि आरबीसी भी क्या है, आरबीसी क्या है, सेल है, ये आरबीसी को अटैक कर सकते हैं। और ब्लड लेवल पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, क्योंकि सारी चीज ब्लड के थ्रू ही होके जाती है। पेस्टिसाइड का लोड भी ब्लड में है, फ्री फैटी एसिड का लोड, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन में आपके आरबीसी के सरवाइव करने के चांसेस, जैसे कि आरबीसी ने 120 दिन सरवाइव करना था, तो हो सकता है ये 90 दिन ही सरवाइव कर पाए। तो ऐसे करके आप जो स्ट्रेस है, और बड़े बुजुर्गों ने बड़ा अच्छे से फरमाया है, चिंता चिता के समान होती है। अब चिता यही है कि आपके शरीर को खोखला करना स्टार्ट कर देते हैं फ्री रेडिकल, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो आपका इंसुलिन कम काम करेगा, इंसुलिन कम काम करेगा, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचेगा। आप खा तो रहे हैं, ग्लूकोज है वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इस एरिया तक नहीं पहुंच पाता, इस एरिया में नहीं पहुंचेगा, यही तो चूल्हा था, इसी में तो जलना था वो, इसी में तो अब क्या हुआ, आपने बाहर से ऐसी चीजें लेना स्टार्ट की कि यहाँ तक उसको पहुंचाया जाए, या इंसुलिन को एक्टिवेट किया जाए कि ग्लूकोज अंदर चला जाए। तो कितना मतलब हमारी ये भगवान ने किस, नेचर ने हमें किस तरीके से डेवलप किया है, कितनी बारीकी चीज है, जो छोटी सी कोई अनबैलेंस होती है तो बहुत सारी चीजों में उसके ये सारी चीजें देखने में, मतलब इम्बैलेंस होने में होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो क्या करता है, इम्बैलेंस बिटवीन फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट में इम्बैलेंस करता है, और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनको बनने के साथ साथ खत्म करने के लिए आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में पूरे होंगे तो फ्री रेडिकल बैलेंस रहेंगे, और आप आरबीसी के डैमेज और अदर सेल के डैमेज से बच जाएंगे, राइट। सो हीमोलाइसिस, आरबीसी के ब्रेकडाउन को, जब आरबीसी टूटती है तो उसको ब्रेकडाउन को हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। लाइसिस मतलब कट करना, हीमो मतलब ब्लड का, ये आरबीसी का एक छोटा फॉर्म है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ऐसे में शॉर्ट हो जाता है, इनका जीना, जितने दिन ये नेचुरल जीती हैं उससे कम हो जाती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। और बोन मैरो एफिशिएंसी, जो आपकी हड्डी के अंदर वाला जो रेड कलर का बोन मैरो है, इसकी एफिशिएंसी भी ये कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सेल बन ही नहीं पाती। सो क्रोनिकल जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन है, ये सारे के सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में करते हैं, और कहीं ना कहीं हम एनीमिया का शिकार इसकी वजह से भी हो जाते हैं। सो इसके अलावा आप देखेंगे, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आयरन सबसे ज्यादा किस में मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियां। तो मैं यहाँ पे दो वर्ड लिख रहा हूँ, हरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मीनिंग पे जाना, लिख कैसे रहा हूं वो उस पे मत जाना। हरी सब्जी यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट। एक है हरे रंग की सब्जी। अब इसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप हरे पत्तेदार सब्जी को फ्राई कर देते हैं, फ्राइंग कर देते हैं, तो वो हरे रंग की रहती है, हरी सब्जी नहीं रहती है। और कुछ लोग कहते हैं मैं तो खा ही रहा हूं। अब आपने इसमें से विटामिन, मिनरल्स, आयरन जैसी चीजों को खराब कर दिया है फ्राई करके,
तो आप हरी सब्जी, हमारे जो पहले की जो ट्रेडिशनल जो प्रोसेसिंग थी, उसको उबाल के खाया जाता था, इवन उसमें लाइक थोड़ा सा आटा डाला जाता था हरी सब्जी में बनने के साथ, कि वो एक तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें आयरन न्यूट्रिएंट्स। उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में कुछ भी बोलें आप, बट ये एक प्रोसेसिंग का तरीका था, न्यूट्रिएंट्स को बचाने का तरीका था। तो बट आज हरी सब्जी आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, पर पेट में जा रही है हरे रंग की सब्जी। तो थोड़ा सा देखिए कि हम फ्रूट्स कितने खा रहे हैं, सैलेड कितने खा रहे हैं। सो इसकी वजह से भी हमारी प्रोसेसिंग जो है, फूड प्रोसेसिंग है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे एक्टिव मिनरल्स को, एक्टिव लाइक एंटीऑक्सीडेंट को, और जो हीट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक बी कॉम्प्लेक्स है, आपका B12 है, आपका B6 है, B3 है, जो कहीं ना कहीं हमें ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसलिए हम लेके आए हैं इन सारी चीजों को। अकेला आयरन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इतनी चीजें आपकी बॉडी में आज ये चल रही हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लेके आए हैं जिसका नाम है हीमो14, ए नेचुरल ब्लड बूस्टर। हीमो14 इसमें आप देखेंगे, ये अकेला एक नो इट्स नॉट जस्ट ए आयरन फोलिक एसिड। ये क्या है? हीमो14 है, जो कि 14 in 1 फॉर्मूला, एक में 14 टाइप की चीजें डली हुई हैं। नेचुरल ब्लड बिल्डर और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला एनरिच्ड विद हर्बल एक्सट्रैक्ट इसमें डले हुए हैं। इसेंशियल विटामिन मिनरल्स डले हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट डले हुए हैं। और ये हम प्राउडली बोल सकते हैं, वी आर द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी एट द ग्लोबल लेवल जो आयरन फोलिक एसिड एडवांस रूप में पहली बार आयरन फोलिक एसिड के साथ प्रोबायोटिक लेके आए। द फर्स्ट कंपनी इन द ग्लोबल मार्केट जो आयरन फोलिक एसिड को एडवांस रूप में लाके प्रोबायोटिक के साथ लाए हैं। प्रोबायोटिक के साथ लेके आने का मकसद ये नहीं है कि मार्केट में हल्ला मचाना है या हमें अलग दिखना है। आज हमारे गट की हेल्थ सही नहीं है, आप ऊपर से आयरन खा रहे हैं, अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो इसलिए गट सही रहेगा तो आपकी डाइट से भी जो ले रहे हैं वो भी आपका अच्छे से, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी, अब्जॉर्ब कर पाएगी। और आपका गट को धीरे धीरे हील करना भी हमारा एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच का एक जो हम बोलते हैं अपने मेडिसिन 3.0 कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड में एमर्ज कर रहा है, और उसमें हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से उस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली विजुलाइज करवा पा रही है, प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस दे पा रही है। सो उसमें आप मान सकते हैं हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में एक ये भी फॉर्मूला ऐड हो गया है, जो फर्स्ट टाइम आयरन फोलिक एसिड विद प्रोबायोटिक लेके आए हैं, और बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट और विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट के कारण। सो यहाँ पे अभी फॉर्मूला देखेंगे। आयरन, क्वार्ट्रिफोलिक, B12, विटामिन सी, जिंक, आरबीसी और आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसके बारे में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। इसमें मैग्नीशियम, B12, बीट रूट, मोरिंगा, स्पिनच, क्वार्ट्रिफोलिक ईपीओ बूस्टर हैं, और आपके आरबीसी और एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे B3 है, B3 भी NAD में चेंज हो जाता है। NAD प्लस जो है वो एक तरीके से सर्ट्यून्स जीन को एक्टिवेट करता है, और सर्ट्यून्स जब एक्टिवेट होते हैं तो हमें एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं, आप लंबे टाइम तक यंग बनते हैं। तो यहाँ पे B3 जो है, और साथ में ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, ये एंटी एजिंग फैक्टर, ये पहला आयरन फोलिक एसिड है जो एंटी एजिंग फैक्टर के साथ डेवलप किया गया है, कि आपका एक तरीके से स्किन की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, और आपके हेयर भी एक तरीके से, हेयर ग्रोथ में भी आपको काफी ये हेल्पफुल रहेगा जब इसमें B3 और B6 और साथ में आपका जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और ट्रांस रेस्वेराट्रोल इसमें साथ मिलके एक तरीके से हेल्प करेंगे। तो इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हैं। सो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट इनसाइट में देखेंगे। क्वार्ट्रिफोलिक, डियर फ्रेंड्स,
वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो क्वार्टर फोलिक को इंडिया में लॉन्च करने वाली इंडिया की ये पहली कंपनी है। और क्वार्टर फोलिक जो है फोर्थ जनरेशन फोलेट माना जाता है, यानी कि ये बायो एक्टिव होता है, जिसको हम 5-MTHF बोलते हैं। ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, आप गूगल कीजिए, गूगल आप एक होमवर्क कीजिए, व्हाट इज क्वार्टर फोलिक। ये वर्ल्ड का बेस्ट फोलिक एसिड होता है जो पेटेंटेड है। और एक तरीके से जो जर्नल फोलिक एसिड है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पे दिया है, द बॉडी कांट जस्ट यूज। ये मैंने क्वार्टर फोलिक की वेबसाइट खोली हुई है, उनकी वो जो ब्रांड की, जिस ब्रांड को आपके प्रोडक्ट में एड ऑन किया गया, वर्ल्ड का बेस्ट एक तरीके से फोलिक एसिड। इस ये जर्नल फोलिक एसिड से कैसे डिफरेंट है, कैसे इसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। द बॉडी कांट जस्ट यूज फोलिक एसिड एज इट इज। हमारा शरीर जब आप फोलिक एसिड को जर्नली खाते हो तो एज इट इज उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको बहुत सारे कन्वर्जन प्रोसेस से निकलना होगा। कन्वर्जन प्रोसेस क्या है कि वो जर्नल फोलिक एसिड से मिथाइल टेट्राफोलेट MTH में चेंज होगा, और तब उसको वो यूज हो पाएगा। और क्वार्टर फोलिक जो है डज नॉट गो थ्रू। क्वार्टर फोलिक ऐसे कन्वर्जन में नहीं जाता है, ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म है। और ये कन्वर्ट कहाँ होता है, ये लीवर में जाके कन्वर्ट होता है। आप सपोज करें आप अल्कोहल ले रहे हैं, सपोज करें आपको लीवर की कोई बीमारी है, सपोज करें आपका फैटी लीवर है, इन लीवर में इन्फ्लामेशन है, तो कितना फोलिक एसिड इफेक्टिव तौर पे कन्वर्ट हो पाएगा एक्टिव फोलेट में। सो आज के सिनेरियो को देखते हुए, आज ह्यूमन हेल्थ को देखते हुए, आज न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखते हुए, ये एक नया फोलेट इजाद हुआ। साइंस ने इसको इजाद किया कि एक ऐसा फोलिक एक्टिव फोलिक एसिड जो लीवर के काम को घटा दे, लीवर को काम ही ना करना पड़े, और ये बॉडी इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर पाए। सो अब यहाँ पे ऊपर ये जो ऊपर देख रहे हैं फोलिक एसिड, फोलिक एसिड जब आप सप्लीमेंट में लेते हैं तो DHF में बदलता है, DHF THF में बदलता है, और THF 510, ये आप ये जो ऊपर डायग्राम सा दिख रहा है ना फ्लो चार्ट, इसमें देख रहे हैं 510 मिथाइल THF, फिर 5 मिथाइल THF के बाद ये कन्वर्ट होता है MTHFR, और लास्ट में 5-MTHF। और ये 5-MTHF जो है यही एक तरीके से क्वार्टर फोलिक कहलाता है। अभी यहां से ऊपर से चल के यहां तक लीवर ने इसको चेंज करना था, बट हमने सीधा क्वार्टर फोलिक लिया जो लीवर को कोई भी काम ना करना पड़े, डायरेक्टली आपकी बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाए। ये लगभग लगभग 8 गुना ज्यादा एक तरीके से पोटेंशियल होता है नॉर्मल फोलिक एसिड से, 8 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, पोटेंट होता है। सो अब नीचे जाएंगे, क्वार्टर फोलिक के बारे में दिया, इनोवेटिव फोलेट है और डाइटरी इंग्रेडिएंट डिजाइन टू एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट इन ऑल एरियाज वेयर फोलिक एसिड एंड फोलेट सप्लीमेंट आर रिकमेंडेड एंड अलाउड। ये चाहे आपका गायनोकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको फोलिक एसिड लेने को बोले, उसमें भी यही दिया जा सकता है, कि ये नहीं है कि आपको अलग स्पेशल परमिशन लेनी है। बच्चे खाएं, बूढ़े खाएं, प्रेग्नेंट वुमेन खाएं, लैक्टेटिंग खाएं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, क्वार्टर फोलिक जो है कंसीडर ए फिनिश्ड फोलेस्ट, ये बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट है। एक तरीके से आपकी बॉडी को इसको फिनिशिंग करने में जरूरत नहीं पड़ेगी, और आराम से इसको मेटाबोलाइज कर पाएगी। और यहाँ पे IP रेगुलेटरी एंड IP का मतलब है ये पेटेंट है आपका, इंटरनेशनल पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। और आप देखेंगे एनीमिया कंडीशन, मूड, ब्यूटी, स्किन अच्छी होना, हेयर अच्छे होना, इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की वजह से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। इन अनीमिया में को एलिवेट करने में, उसे निजात पाने में आपकी हेल्प करेगा। और स्पोर्ट्समैन इसको यूज करें तो उनकी एनर्जी, उनका परफॉर्मेंस, फिजिकल स्टेमिना भी बहुत बढ़ सकता है। सो क्वार्टर फोलिक कैन बी ए गेम चेंजर, मैं बोल सकता हूँ।
सो इसके बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, आप आराम से इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। सो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट भी आप इसके पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे अब वापस से आते हैं। सो आपको क्वार्टर फोलिक समझ में आया होगा कैसे जर्नल फोलिक एसिड से ये अलग है। सो हाईली बायो अवेलेबल है, बेटर एब्जॉर्प्शन है इसका जर्नल फोलिक एसिड से, क्लिनिकल प्रूवन है। आपका अनमेटाबोलाइज्ड फोलिक एसिड जो है, जो लीवर उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाता पूरे को, ये एक तरीके से उस प्रोसेस को रिड्यूस करता है। एविडेंस में आप देखेंगे फास्टर एंड मोर स्टेबल प्लाज्मा फोलेट लेवल, ये 2010 में न्यूट्री मेटाबॉलिज्म के एनुअल एक तरीके से जर्नल में छपा। और इंटीग्रेटेड मेडिसिन में जुलाई 2022 में भी हीमोसिस्टिन बेटर देन फोलिक एसिड, रिड्यूस हीमोसिस्टिन रिड्यूस होगी तो आपकी ब्रेन की ब्रेन की काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। सो ये आपको ब्रेन में भी आपको काफी एक तरीके से अलर्टनेस को बढ़ाने का काम करता है। सो इसके साथ साथ साइंटिफिक एविडेंसेस में जो मैंने बताया, सीधा ये 5 MTHF फोलेट है, आपके लीवर को काम नहीं करना पड़ता, ये बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये कुछ पब्लिकेशन थी मैंने जो आपके साथ शेयर की। अब यहाँ पे देखिए एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जर्नल मार्केट के प्रोडक्ट से और इस प्रोडक्ट के कंपोजिशन में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी मिनरल्स डले हैं, मिनरल्स जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सारे के सारे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में डले हुए हैं। अब ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म क्या है? जनरली मार्केट में आयरन सल्फेट मिलता है आपको, इसको बोलते हैं आयनिक फोम। आयनिक फोम क्या करता है? जैसे चाय पी, अब जनरली आप सुनते हैं चाय पीने से खून की कमी होती है, आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। रीजन क्या है? चाय में जो एल्कलॉइड होते हैं वो आयन को बाउंड कर लेते हैं और आयन को बाउंड करके बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोक देते हैं और ये डायरेक्टली लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, राइट। सो ऐसे उसमें आपकी कंपनी साइंटिफिक एविडेंसेस बेस्ड इंग्रेडिएंट, इनोवेशन, एडवाइजरी पैनल, फॉर्मुलेशन, इन सारी चीजों के कारण जानी जाती है। कंपनी ने क्या सिलेक्ट किया कि इसको कोई ऐसी चीज इसको बाउंड करे, इसको बाउंड कर ले, हम पहले ही इसको ऐसी चीज से बाउंड करवा दें कि ये दूसरे के साथ एसोसिएशन ना बनाए और शरीर से बाहर ना निकल जाए। तो इसको कॉन्जुगेट किया गया, इसको चिलेटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। चिलेट करना यानी कि बाउंड करवाना। अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। ऐसे नेचुरल अमाइनो एसिड से इसको पहले से ही कॉन्जुगेट करवाया हुआ कि दूसरे के साथ ना मिलके बायो अनअवेलेबल ना हो जाए। सो यहां देख रहे हैं बिस ग्लाइसिनेट, आयरन के साथ ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। ये इसको एब्जॉर्बेंस को भी बढ़ाता है, ये इसको बाहर निकलने से भी रोकता है, ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज आप कर पाते हैं। इसके अलावा एक ऐसी चीज होती है आयरन, आयरन के साथ एक ऐसी चीज है, यदि आयनिक फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में माय डियर फ्रेंड्स आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि यहाँ पे यदि ज्यादा आप आयरन ले लेते हैं और आयनिक फॉर्म में है, और आयरन का आपका एक ही मतलब होता है कि आयरन पे जंग लगता है, ज्यादा ले लिया तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिर से मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेटिव, जो फ्री रेडिकल बन रहा था आयरन उसके साथ कोरेसिव हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है अंदर जाके, उसके कारण आपकी बॉडी में आपकी सेल को ये ज्यादा डैमेज कर सकता है। इसके कारण ब्रेन हेमरेज जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है, कैंसर जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। अब आयरन को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? जनरली हम पेंट कर देते हैं, यस और नो? पेंट कर देते हैं। तो एक तरीके से ग्लाइसिनेट इसके साथ मिल गया तो ये एक तरीके से पेंटेड आयरन हो गया। जनरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। सो आप एक्स्ट्रा भी खा गए तो आपकी बॉडी में इसका कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है, किडनी लिवर पे इन पे साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो जनरली मार्केट में आपको सल्फेट फॉर्म में, इन सारी फॉर्म में मिलता है, तो उससे कहीं बहुत बेहतर है एब्जॉर्बेंस में और सेफ्टी में। सो
स्टडी के मुताबिक 2023 में जो न्यूट्रिशन के रिव्यू पेपर में पब्लिश स्टडी के अनुसार 2023 में जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है, फेरस बिस्ग्लाइसिनेट यानी कि आयरन जो ग्लाइसिनेट फॉर्म में है वो 2 से 4 गुना ज्यादा बायो अवेलेबल है, ज्यादा बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है एज कंपेयर टू द फेरस सल्फेट जो जनरली मार्केट में देखने को मिलता है। तो यानी कि 2 से 4 गुना ज्यादा बॉडी इसको यूटिलाइज कर सकती है। और फेरस सल्फेट के कारण आपको देखेंगे आपका जीआई डिस्कम्फर्ट होता है, आपका इंटेस्टाइन डिस्कम्फर्टेबल फील करता है, पर बिस्ग्लाइसिनेट के कारण आपके गट लाइन पे भी आपके इंटेस्टाइन में कोई भी डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं होती है। सो ये हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को एफिशिएंटली बढ़ाता है। आइडियल फॉर दोज हु सेंसिटिव डाइजेशन और पुअर आयरन अब्जॉर्प्शन सॉरी, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत आइडियल है जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो सल्फेट फॉर्म उनको एब्जॉर्ब वो कर ही नहीं पाते हैं, तो ये एक तरीके से उनके लिए बहुत सेफ ऑप्शन होता है। दैट इज वाई वी चूज फेरस बिस्ग्लाइसिनेट फॉर्म, जिसको चिलेटिंग आयरन बोलते हैं। और अब दूसरा जो इसमें आप एक मिनरल आयन देख रहे हैं, मैग्नीशियम भी ग्लाइसिनेट फॉर्म में। बहुत सारे लोग मैग्नीशियम को भी सल्फेट फॉर्म में यूज करते हैं या ऑक्सीडाइज फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ ये कॉन्जुगेटेड है और बेस्ट मैग्नीशियम माना जाता है। मैग्नीशियम सबसे अच्छा क्या करता है, मसल को रिलैक्स करता है और नींद दिलाने में आपकी हेल्प करता है और हीमोग्लोबिन को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। सो मैग्नीशियम जो है हाईली बायो अवेलेबल, जेंटल ऑन स्टमक, आपके स्टमक पे भी कोई ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है एज कंपेयर टू अदर कॉमन मैग्नीशियम साल्ट, जो ऑलरेडी साइंस में प्रूव है, पुरानी साइंस में भी प्रूव है। चिलेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम इज बेटर अब्जॉर्ब, नो लग्जेटिव। मैग्नीशियम की वजह से दस्त लग सकते हैं, लग्जेटिव ज्यादा आप सल्फेट फॉर्म में खाएंगे। ग्लाइसिनेट सेफ माना जाता है, कोई भी इसके कारण लग्जेटिव इफेक्ट नहीं होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, मैग्नीशियम क्या करता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है, जिसके कारण आपकी मसल की कैपेसिटी, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और फिजिकल परफॉर्मेंस आपका बढ़ता है, स्टेमिना आपका बढ़ता है। सो ये फटीग को, मसल क्रैम्प को और स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। और जिसमें आयरन की कमी होती है वो बड़ा चिड़चिड़ा होता है, साथ में मैग्नीशियम भी डाल दोगे तो उसका मूड सही रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो आयरन के साथ मैग्नीशियम का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। इसके साथ साइंटिफिक एविडेंसेस में देखेंगे, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वर्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड पेशेंट विद इलियल रिसेक्शन, magnesium diglycinate represent high bioavailable form of magnesium that is absorbed in part as a intact dipeptide in the proximal small intestine। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब साइंस ने ये प्रूव किया हुआ है कि मैग्नीशियम जो है ग्लाइसिनेट फॉर्म में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम। या द इफेक्ट ऑफ ओरल ferrous bisglycinate supplementation on hemoglobin and ferritin concentration in adult and children, ये मेटा एनालिसिस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में भी पाया गया। और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फेरस बिस्ग्लाइसिनेट सप्लीमेंटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फेरेटिन कॉन्सेंट्रेशन इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, दोनों बच्चे और अडल्ट में भी ये मेटा एनालिसिस में कंट्रोल में पाया गया कि ये हीमोग्लोबिन और फेरेटिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। सो यहाँ पे 25 फेरस बिस्ग्लाइसिनेट 25 mg आयरन इज एन इफेक्टिव एंड फेरस सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट 50 mg खाना पड़ेगा और फेरस बिस्ग्लाइसिनेट 25 में ही काम चल जाएगा आपका, तो इतना इफेक्टिव है ये। सो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट क्यों डाले, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, जिसके कारण बॉडी में जो आरबीसी जल्दी मारी जा रही थी और कम बन रही थी और डिस्ट्रक्ट ज्यादा हो रही थी, उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। और साथ में विटामिन सी इसमें डाला गया है जो आयरन के एब्जॉर्बेंस को और ज्यादा बढ़ाता है। आपको पता है बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है विटामिन सी प्लस आयरन का। आयरन वैसे ही इसमें बिस्ग्लाइसिनेट फॉर्म में है,
साथ में विटामिन सी भी है, और एक ऐसा पेटेंटेड मॉलिक्यूल है बायोप्रिन, जो कि 30% एक्स्ट्रा अब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। पेटेंटेड है वो भी, यूएसए का। इनहांस नॉन हीम आयरन एब्जॉर्प्शन बाई 2 to 3 times। सो ये भी एक तरीके से वेल प्रूवन है। इसमें ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और एक तरीके से बहुत हाईली बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जो प्रोटेक्ट आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी कि ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन देता है और आरबीसी को बचाने का काम करता है। सो ऐसे में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, आरबीसी को बचाना एंटीऑक्सीडेंट का काम है, और एक तरीके से एंटी एजिंग भी ये इफेक्ट देता है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जो एनीमिया रिलेटेड इन्फ्लामेशन है उसमें काफी आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट बड़ा रोल प्ले करते हैं जो इसमें डाले गए हैं। बोन मैरो और आरबीसी के प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं ये। सो यहाँ पे प्रोबायोटिक का क्या रोल होता है आयरन के, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टडी सो प्रोबायोटिक में इंक्रीज फेरेटिन। फेरेटिन एक तरीके से प्रोटीन है जो आयरन को बाउंड करती है और ऑक्सीजन को बाउंड करती है, और हीमोग्लोबिन लेवल इन आयरन डेफिशिएंट इंडिविजुअल। ये रिसेंटली स्टडी है सर, 2024 का पब्लिकेशन। एक स्टडी साइंटिफिक स्टडी ये बोल रही है कि आपका यदि प्रोबायोटिक आप यूज करते हैं तो फेरेटिन, जो आयरन को बाउंड करने वाली प्रोटीन है, वो और हीमोग्लोबिन के लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है अकेला प्रोबायोटिक ऐड करने से भी, जिसको आयरन की डेफिशिएंसी होती है उस इंडिविजुअल को। सो ये आरसीटी रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में भी प्रूवन है 2019 की स्टडी में। इंप्रूवमेंट इन सीरम आयरन में, जो प्रोबायोटिक आप ज्यादा यूज करते हैं इससे गट सही रहेगा, एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी। सो इम्प्रूव गट हेल्थ एंड आयरन एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रिस्टोर द गट लाइनिंग। गट के लेवल पे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, एंड इनहांस द माइक्रोबियल बैलेंस दैट सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड इम्यूनिटी को बिल्ड करने में, और हीमोग्लोबिन और फेरेटिन को बढ़ाने में, ये लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। सो हर्ब्स भी इसमें डाली गई है। हर्ब्स में आप देखेंगे नेचर हैज द सॉल्यूशन। नेचर के पास ही वो चीज है जो सॉल्यूशन देती है। नेचर से बड़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होता। एम ओलिफेरा होता है मोरिंगा। मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसमें मिनरल साइन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सो मोरिंगा इज अ प्लांट बेस्ड आयरन एंड विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट, तो वो भी साथ में एड ऑन किया गया है। क्योंकि देखिए, आपको आरडीए वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आपके एफएसएसए आपकी एक तरीके से अलाउ करती है, हर चीज का एक आरडीए वैल्यू होता है, उससे ऊपर तो डाल नहीं सकते। बट हम इससे ऊपर नहीं डाल सकते, तो हमारी साइंटिफिक पैनल ने डिसीजन लिया कि हम ऐसी चीजों को जरूर ऐड करेंगे जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो आरडीए वाला तो 100% है ही, साथ में अदर सोर्स से भी आयरन मिल रहा है, नेचुरल सोर्स से भी। सो इसके कारण आप और ज्यादा बायो एफिकेसी इस प्रोडक्ट की हो सकती है। तो सप्लीमेंटेशन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एनीमिया, ये मोरिंगा के बारे में स्टडी है। स्पिनच जो है, पालक के बारे में आपको सुना होगा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, ये भी इसमें हाई इन नॉन हीम आयरन, फोलेट एंड क्लोरोफिल। मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा होता है। पोमोग्रेनेट जो है, अनार भी इसमें डाला गया, जो एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पॉलीफिनॉल्स और विटामिन सी इनमें कॉम्बिनेशन में होता है, और बेटर हीमोग्लोबिन लेवल और ब्लड प्यूरिफिकेशन में आपका एक तरीके से पोमेग्रेनेट अनार एक तरीके से काम करता है। बीट रूट भी इसमें डाला गया है। बीट रूट क्या करता है, खून की नलियों को रिलैक्स रखता है, इसकी इनर वॉल को रिलैक्स रखता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसके कारण वासो डायलेशन इफेक्ट है, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी जैसी प्रॉब्लम भी एक तरीके से बीट रूट कंट्रोल करने में मदद करता है। सो न्यूट्रिएंट रिच, इंप्रूव ब्लड फ्लो। और बायोप्रिन जो डाला है, ये वैसे ब्लैक पेपर का, काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का, जो पाइपरिन, ब्लैक पेपर में पाइपरिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। सो बेस्ट से बेस्ट जो पाइपरिन है
वो बायोक्रीन नाम से पेटेंटेड है, यूएस का पेटेंटेड है ये। ये डाला गया, ये 30% तक आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन पे, न्यूट्रिएंट्स के इनटेक को बढ़ा देता है। इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करेंगे, साइंटिफिक एविडेंसेस को इकट्ठा करेंगे, ये इसके पब्लिकेशंस हैं जो साइंस ने प्रूवन कर रखी हैं कि पोमेग्रेनेट जूस है वो बायोएक्टिव कंपाउंड, ये थेरेपेटिक एजेंट है आयरन डेफिशिएंट एनीमिया में। मोरिंगा है वो आपका एक तरीके से मोरिंगा लीफ पाउडर जो है वो सप्लीमेंटेशन यूज होता ही रहा है। यहाँ पे बीट रूट के बारे में भी बहुत सारे स्टडी हैं जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में वासोडाइलेशन इफेक्ट में हेल्प करता है। बेनिफिट क्या है, ईपीओ बूस्टर है, एराइथ्रोपोइटिन एंड आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, फटीग जो रहता है उसको रिड्यूस करता है, मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल, हैज टू रिड्यूस आयरन डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, जो बार बार में एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, बार बार में सर्दी जुकाम खांसी, जल्दी बीमार होते हैं, लो इम्यूनिटी, वो आयरन की कमी मेन देखने को मिलते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करता है। आपका ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है और एथलेटिक परफॉर्मेंस को, आपके स्टेमिना को इंक्रीज करता है। यहाँ पे जो ईपीओ है, इराइथ्रोपोइटिन पोइटिन क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय द किडनी दैट स्टिमुलेट, वो एक तरीके से मैसेज देता है बोन मैरो को टू प्रोड्यूस आरबीसी, बोन मैरो के को ये स्टिमुलस देता है कि आरबीसी बनाइए, और आरबीसी बनेगी तो ब्लड बनेगा। ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, आपके ऑक्सीजन को पहुंचाने में हेल्प करता है। और रिकवरी फ्रॉम द एनीमिया एंड ब्लड लॉस के केस में ईपीओ बूस्टर दिए जाते हैं जो जल्दी से रिकवरी करते हैं। ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ जाती है जिसके कारण एथलेटिक्स परफॉर्मेंस, बहुत सारे एथलीट जो होते हैं, लॉन्ग रनर होते हैं या रनर जो होते हैं, वो ईपीओ बूस्टर खाते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन ज्यादा कैरी कर पाए, और ज्यादा कैरी कर पाएगा तो उसकी मसल में क्रैम्प कम आएंगे और मसल उसकी ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी फिजिकल एक्टिविटी को। लो आईपीओ लेवल इज कॉल्ड एज एनीमिया ऑफ ए क्रोनिकल डिजीज एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। यहाँ पे बीट रूट इनहांस ब्लड फ्लो एंड स्टिमुलेट ईपीओ, मोरिंगा इराइथ्रोपोसिस पोइसिस यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मैग्नीशियम को फैक्टर का काम करता है ईपीओ सिग्नल एंड बोन मैरो सपोर्ट में, और स्पिनच पोमेग्रेनेट इनिशियल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, एंड जिंक, इसमें जिंक भी डला हुआ है, और B6 एंड B3 भी डला हुआ है जो ईपीओ के फंक्शन और डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी कि एक तरीके से न्यूट्रीजेनोमिक्स की हम बात करते हैं तो उसमें B3, जिंक, ट्रांस रेस्वेराट्रोल मिलके सपोर्ट करते हैं इन चीजों को। वाई हीमो 14+, आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं रही होगी, हीमो 14+ ही क्यों, हाईएस्ट बायो अवेलेबल जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो आज तक के, ये मान के चलें अभी तक के फॉर्मुलेशन में ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेशन है। जेंटल है, स्टमक पे भी हाई एब्जॉर्प्शन है, हर्बल एक्सट्रैक्ट, बीट रूट, मोरिंगा, स्पिनच, पोमेग्रेनेट, हीमोग्लोबिन बूस्टिंग और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है, क्वार्टरफोलिक एक्टिव फॉर्म ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन है, प्रोबायोटिक गट के हेल्प को इंप्रूव करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन और अदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को सही रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, हर्बल एक्सट्रैक्ट फ्री रेडिकल को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने में काम करते हैं, और डिलीवरी सिस्टम है इसमें हाई अवेलेबिलिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए, अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बायोक्रीन जैसी चीजें इसमें डली है, और विटामिन सी मिलके इसको और ज्यादा बायो अवेलेबल बनाने का काम करता है। रिकमेंडेड क्या है, 2 कैप्सूल पर डे आप यूटिलाइज कर सकते हो। यदि आपको 40+ हो और आपको ज्यादा हीमोग्लोबिन कम नहीं है, बॉर्डर लाइन पे, तो डेली 1 कैप्सूल भी लिया जा सकता है। आपके बच्चे अभी लड़की गर्ल्स के केस में 12 साल में पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो उसके केस में 1 पर डे आपको दिया जा सकता है, और ये मेरा मानना है एक जो 1 कैप्सूल है वो इतने रुपए में के आसपास आने वाला है। मुझे नहीं लगता कोई जूस भी आधा गिलास से भी नीचे वाला जूस इसको पूरा कर पाएगा इतनी चीजों को। तो एक तरीके से बहुत अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च होने वाला है, इस महीने के एंड में ये आपकी बिलिंग में आने वाला है।
आइडियल फॉर द इंडिविजुअल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिम्टम्स ऑफ आयरन, किसी टाइप का भी एनीमिया क्यों ना हो, सिकल सेल एनीमिया को छोड़ के किसी टाइप का एनीमिया क्यों ना हो, चाहे वो B6 की कमी से हो, आयरन की से हो, B12 से। अब B12 जो है, आप लोगों में कमियां हैं, पर B12 भी जो आपको डेली 100% चाहिए, वो भी इसमें 100% में डला हुआ है, तो अलग से B12 खाने की जरूरत नहीं है। सो प्रेग्नेंट वुमेन हो, पीरियड साइकिल मेंस्ट्रुएशन में हो, यानी कि किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, उस केस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और एथलीट के लिए तो एक तरीके से आप जो रनर है उसको तो आपने एक बार ये बोल दिया ना कि ये ईपीओ बूस्टर है और एचबी बढ़ा देता है, भाई साहब वो लूट मार के आपके प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। उनके केस में ईपीओ को वो जानते हैं, राइट। जो रनर हैं, जो एथलीट हैं, चाहे वो रेसलर हैं, बॉक्सर हैं, उनको एक बार ईपीओ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के समझाना स्टार्ट करेंगे, तो जितनी भी स्पोर्ट्स की एकेडमी चलती है, आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। आपके आसपास कहीं पे जिम में या ग्राउंड में बच्चे एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो आज जरूर आप स्टडी कीजिए व्हाट इज ईपीओ और इसका एथलेटिक परफॉर्मेंस में क्या रोल होता है, और आयरन, फोलिक एसिड और साथ में B6, जिंक और मैग्नीशियम का क्या रोल होता है। यदि आप किसी एथलीट को ये समझाना स्टार्ट करेंगे या जिम जाने वाले को, वो ऑलरेडी इन चीजों के बारे में जानते हैं, या किसी मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट को भी आप ये एक तरीके से बताएंगे, तो वो भी इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इस प्रोडक्ट को मैं ये कहता हूँ, पिछले वाले प्रोडक्ट में बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले थे। किसी का 9 आपका एचबी रहता था, तो महीने महीने में 12 तक एचबी हमने देखा है। एक्सपेक्टेड ये है इस फॉर्मूला से कि ये आपके एचबी लेवल को, देखिए वेरिएशन तो आएंगे, बट मैं ये कहता हूँ ऑन एवरेज ये आपको 20 से 30 दिन में आपको आयरन को नॉर्मल रेंज में, हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रेंज में ले जाने का मादा रखता है। बशर्ते आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करें, अपने थोड़े से न्यूट्रिशन पे, डाइट पे फोकस करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, और एक तरीके से प्रॉपर नींद लें, कुछ चीजें इसके साथ ऐड ऑन करेंगे, तो आप बेटर एक तरीके से अपने एनीमिक कंडीशन को और अपनी परफॉर्मेंस को, फिजिकल परफॉर्मेंस को, हेयर्स को, स्किन को, इम्यूनिटी को, स्टेमिना को बिल्डअप रख सकते हो और मेंटेन रख सकते हो। सो